my brilliant student, welcome back to my channel again. This is a chapter number 6 biological life process of class 10th. तो स्टार्ट करते हैं, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं, एज वेल एज मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस देखते हैं क्या होता है. तो लाइफ प्रोसेस, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट. देखो लाइफ प्रोसेस यानी कि जो भी हमारी लाइफ में, जो भी हमारे बॉडी में होता है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन हमें दिखता है कि वो अलाइव है, तो किस चीज़ की वजह से हमें दिखेगा कि वो अलाइव है. ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट. देखो कैसे हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमारी अलाइव है, हम अलाइव है, कब नहीं है. एक पर्टिकुलर पर्सन को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन अलाइव है या फिर नहीं है, या फिर अलाइव या फिर अलाइव और डेड में किस चीज़ का डिफरेंस है. इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड. देखो अगर हम देखते हैं कि डॉग रन कर रहा है, ठीक है, डॉग रनिंग, या फिर अ काउ चूइंग अ कर्ड. चूइंग यानी कि जुगाली करना होता है ना, उसको कहते हैं कि किसी काउ अगर चूइंग कर रही है, ठीक है, माउथ चला रही है अपना, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या फिर मैन स्ट्रीट में लाउडली शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है. वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स. और हमें देख के आराम से पता लग जाएगा कि ये सारे क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं. तो व्हाट इफ़ द डॉग और द काउ एंड द मैन वर अस्लीप. क्या होगा अगर ये सारे मतलब नहीं चिल्लाएंगे या फिर ये सो जाएंगे, ठीक है, कोई मूव नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा हैं. ठीक है, तो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव. फिर भी हमें पता चल जाएगा कि वो जिंदा हैं. बट हाउ डिड वी नो दैट. कैसे हमें पता लगेगा कि वो हैं, क्योंकि ब्रीदिंग, वो ब्रीथ तो करेंगे ना. वी सी देम ब्रीदिंग, वो ब्रीथ करेंगे, जिसकी वजह से हमें वी नो दैट दे आर अलाइव. ठीक है, बिकॉज ऑफ दे ब्रीदिंग. व्हाट अबाउट प्लांट्स. अब सेम उसी तरीके से देखते हैं कि प्लांट्स का क्या होगा. देखो अभी हमने ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल की बात कर ली है, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स का क्या होगा. हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव. कैसे पता लगाएं कि प्लांट्स अलाइव हैं या फिर नहीं. वी सी दैम ग्रीन. देखो ग्रीन प्लांट लगता है तो हमें क्या लगता है कि ये प्लांट जो है वो अलाइव है, जिंदा प्लांट है ये, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, ग्रीन है, सारी जगह ग्रीनरी है, तो ये अलाइव है. बट सम ऑफ अस विल से, हम कह सकते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन ही नहीं होती, वो ग्रीन से अलग होती है, किसी किसी की पिंक होती है ना. दे ग्रो ओवर अ टाइम. पर वो ग्रो करते हैं, जब ग्रो करते हैं तब हमें लगता है कि वो हाँ जिंदा है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, उससे पहले हमें लगता है कि नहीं है. तो सम विल से, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. और देखो हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी चीज़ में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कोई चीज़ मूव कर रही है, हिल रही है, या फिर ग्रो कर रही है, ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, एज कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव. मूवमेंट की वजह से भी हमें पता लग सकता है कि कोई चीज़ अलाइव है. बट प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग स्टिल अलाइव. जो हमें प्लांट होते हैं वो हम देख नहीं पाते कि वो ग्रो कर रहे हैं, पर वो फिर भी अलाइव होते हैं. और सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो ब्रीथ तो करते हैं बट मूवमेंट नहीं होती उनके अंदर, तो हम क्या समझें कि वो मर गए हैं, वो जिंदा नहीं है. नहीं, हमें उन्हें भी पता लगा, हम वो भी एक जिंदा हैं, एक लिविंग है, बट वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बट वो ब्रीथ कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वो डेड नहीं है, जिंदा है. तो सम यूजिंग विजिबल मूवमेंट डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. तो ऐसा नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि विजिबल मूवमेंट की वजह से ही हम पता, ऐसा कुछ नहीं है कि विजिबल मूवमेंट होगा तभी हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ जिंदा है. विदाउट विजिबल मूवमेंट से, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग से हम पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ लाइव है, ठीक है, अलाइव है. मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई. अब देखो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी आईज से खुद से नहीं देख पाते. तो मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी है. मैं आपको एक ब्रीफली छोटा सा बता देती हूँ कि देखो जैसे वायरस होते हैं, वायरस इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आइट से उन्हें नहीं देख सकते. बेसिकली जो वायरस होते हैं वो बिल्कुल डेड होते हैं. कब तक डेड होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वो डेड होते हैं. बट जब वो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाते हैं तब वो मूव करते हैं, तब उनके होने या ना होने का हमें पता लग जाता है. फॉर एग्जांपल कोल्ड भी हो जाता है हमें नॉर्मल नहीं पता है कि कहाँ पर वायरस है कहाँ पर नहीं. बट जब वो वायरस हमारी बॉडी में अंदर आ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है एकदम से कि हमारे अंदर वायरस है ना. और वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है अपने आप ही. मैं आपको कोविड का एग्जांपल भी दे सकती हूँ. कोविड में भी जो वायरस था वो भी इस तरीके से ही था. कहीं पर भी टच करते, हमें पता नहीं है ना कि कहाँ पर है वायरस. फॉर एग्जांपल हमने वहाँ टच कर दिया, वो वायरस हमारी बॉडी में आ गया, तो हमारी बॉडी में आने के बाद उसकी मूवमेंट पता चलेगी कि हाँ वो अलाइव है, जिंदा था. तो इसमें यही चीज़ बताया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं. इन फैक्ट वायरस, नेक्स्ट इज
वायरसेस डू नॉट, हाँ बिल्कुल यही मैंने आपको बताया कि वायरसेस जो होते हैं वो एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो सेल के अंदर नहीं गए हैं। बट वो सेल के अंदर चले जाएंगे तो एकदम से हमें पता चल जाता है कि वो जो वायरस है वो हमारी बॉडी में है और वो जिंदा है, उसके पहले हमें नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में भी आ सकता है। व्हाट आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो मॉलिकुलर मूवमेंट क्या होता है, हमारी लाइफ के लिए मूवमेंट होता क्या है, मॉलिकुलर मूवमेंट है क्या। तो वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने पहले की क्लासेस में देखा ही होगा दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो हमारे अंदर जो सेल्स है वो एक, जो हमारे अंदर जो भी फंक्शंस है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले सेल आता है हमारी बॉडी में, सबसे पहले सेल है, सेल सेल ग्रुप ऑफ सेल हमारा टिश्यू बन जाता है। टिश्यू के बाद हमारे जैसे कि सेल है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्गन स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब के बाद आता है हमारा ऑर्गेनिज्म, तो जो कि हम हैं, ठीक है। तो अब देख पा रहे होंगे हमारी बॉडी कितने चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो ये एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, ठीक है। दे कैन हैव टिश्यू, जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के बाद मतलब सेल है, सेल हैव, और ये देखिए इसको अंडरलाइन कर लो। इफ़ वी ऑर्डर टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट रिपेयरिंग। देखो हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो हम लोग हैं या फिर लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स भी कह सकते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू रिपेयरिंग और मेंटेनिंग होती रहती है। फॉर एग्जांपल O2 और CO2 हमारी बॉडी को नीड होती है। O2 को तो हम अंदर अंडरटेक करते हैं, बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, CO2 हम रिलीज करते हैं, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। पर ये हमारी बॉडी में जितने भी डेड, जो भी डेड और वो होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म कह लो या फिर इम्प्योरिटीज़ कह लो, वो CO2 की हेल्प से हम एक्सहेल कर देते हैं और O2 की हेल्प से हम इनहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो CO2 हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है, और CO2 क्या क्या चीज़ लेके रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब, और उसी के अंदर प्रोसेस हो जाता है रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का, ठीक है। रिपेयरिंग यानी कि बॉडी की रिपेयर कंटिन्यू होती है, ऐसा नहीं है कि आज हो गई फिर नहीं, हमारी बॉडी को कंटिन्यू रिपेयरिंग और मेंटेनिंग की ज़रूरत होती है। दे आर स्ट्रक्चर सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये सारे स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, और मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कि O2 CO2 ये हर वक्त हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये भी एक क्वेश्चन है, मे भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर लिविंग लाइफ प्रोसेस। तो बेसिकली चैप्टर आपका अभी स्टार्ट हुआ है, ये मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि होता क्या है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, होता क्या है लाइफ प्रोसेस। तो द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग। देखो मेंटेनेंस फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर, मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर वक्त हो रहा है, गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, कुछ भी चीज़ नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो मेंटेनेंस फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, या डजेंट मैटर, देखो हम क्लास में भी अगर बैठे हुए हैं या फिर हम सो भी रहे हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस चलती रहती है। जो एक काम है हमारी बॉडी का, अगर वो रुक जाएगी तो हम डेड के बराबर हो जाएंगे। तो द प्रोसेस, देखो एक छोटी सी डेफिनेशन ये गिवन है आपको। द प्रोसेस, ये क्या होता है लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब, वो प्रोसेस जिसको मिलके बनती है, जिसको मिलके बनाती है मेंटेनेंस जॉब, उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है, वो सारी चीज़ों को हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग को, मेंटेनिंग को, सब चीज़ों को लेके जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसको कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी नीडेड फॉर दैम। देखो यही मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, ये वाले मेंटेनेंस जो हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी बॉडी में ये जो मेंटेनेंस होते हैं ये क्यों ज़रूरी है। दीज मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, किसको प्रिवेंट करते हैं ये डैमेज एंड ब्रेक डाउन को, एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम, जो एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी of the individual organism, so there must be process to transfer source of energy and outside the body of the organism which we call food inside the process
कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो जो भी एनर्जी, देखो न्यूट्रिशन का भी इसके अंदर आ गया, क्लास 6 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए, हमारी बॉडी में रिपेयर और जो भी हमारे सेल्स हैं उसको मेंटेन और रिपेयर करने के लिए, डैमेज सेल को, उसके लिए हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? आउटसाइड दी बॉडी से, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी हम न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। क्लास 6 का ये टॉपिक है न्यूट्रिशन, जो हमारे आज एक टॉपिक हमारे क्लास 10th में भी आ गया है। देखो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को इनटेक करती है विद द हेल्प ऑफ फूड, एंड आफ्टर दिस द बॉडी गेट द एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। देखो हमारी बॉडी का अगर साइज ग्रो हो रहा है, तो ये तो सबको पता होता है कि अगर हमारी बॉडी का साइज ग्रो होता है तो हमें एडिशनल रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर कार्बन बेस्ड। डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोसेस इनटेक करता है अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। और द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। देखो जो भी हम आउटसाइड सोर्स हम एनर्जी का लेते हैं वो कुछ शायद वेरिड हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो एनवायरमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल में नहीं है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू ब्रेक डाउन एंड बिल्ट अप द बॉडी एंड must be finally converted to uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining life structure। देखो हमने एनर्जी के लिए फूड इनटेक कर लिया, पर विद द हेल्प ऑफ सेल और अदर हमारी बॉडी की फंक्शन की हेल्प से हमारे जो फूड हमने इनटेक करा है वो ब्रेक डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, और फिर हमारी सेल्स में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसकी फॉर दी सीरीज केमिकल रिएक्शन। देखो ये भी एक इनफ नहीं है, हमें केमिकल रिएक्शन की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी आर नेसेसरी। केमिकल रिएक्शन भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की हेल्प से बहुत से ऐसे हमारी बॉडी में फंक्शन हो पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, केमिकल, ये जो कॉमन केमिकल है मीन्स ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फॉर बॉडी to outside from the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it process of breakdown। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होता है हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, कोई भी चीज़ इनटेक और एक्सेल करने के लिए। बट उस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो होता है रेस्पिरेशन, जिसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेशन भी रीड कर लिया। एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्वायर करता है, और जो CO2 होता है वो एक्सेल करता है। एज वेल एज इसका ये भी काम होता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को। तो जो केमिकल रिएक्शन वर्क करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होता है, ये कॉमन रिएक्शन है। ये सारा किसकी हेल्प से होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन की हेल्प से, क्योंकि रेस्पिरेट करेंगे हम, ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और इम्प्योरिटीज़ को एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन करेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी, तो इसकी वजह से ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सिंगल सेल। अब देखो अभी तो मल्टी सेलुलर की बात आ रही है, अब आता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात। नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। देखो कोई भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि गैस एक्सचेंज करेगा, रिमूव करेगा वेस्ट को, यही इसके लिए प्रॉपर यही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसा सच उसमें होता नहीं है। बट अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती सराउंडिंग के, क्योंकि सिंगल सेल के अंदर तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, तो वो इजीली अपना काम चला लेते हैं, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज। बट मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में नहीं होते, और जो डिफ्यूजन होता है विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट आउट ऑफ सेल। ठीक है, डिफ्यूजन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो भी हमारा जो सेल होता है वो उसमें डायरेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन और एंड ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले हमने देखा होगा कि कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज फंक्शन। हर एक बॉडी पार्ट, उनके अंदर जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं उसका एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और फैमिलियर आइडिया दैट स्पेशलाइज टिश्यू, और हर एक किसी का एक स्पेशलाइज टिश्यू होता है। एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल नॉट द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू। ठीक है, हाउएवर दिस पॉजेज ऑफ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड द ऑक्सीजन, जो फूड है और ऑक्सीजन है नाउ टेकन अप टू वन प्लेस ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाइल अदर पार्ट। देखो जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से मूव होता है, किस तरीके से पहुंचता है, उसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।
जब फूड हमारा एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाता है विद दी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखो हमने ये तो कह दिया कि हमारा फूड हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है, बट ये सारा होता किससे? रेस्पिरेशन से। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि रेस्पिरेट करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी, बट उसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अलग अलग सेल्स में, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, तो उसके अंदर पहुँचेगा हमारा फूड, ठीक है, अनदर वन प्लेस टू अनदर प्लेस में हमारा फूड पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी। अब देखिए केमिकल रिएक्शन यूज कार्बन सोर्स ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, ये सारी चीज़ें। एक्सक्रिएशन क्या होता है? देखो मेन जो इसके अंदर है वो एक्सक्रिएशन है। एक्सक्रिएशन अभी हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, बट जो भी इम्प्योरिटीज़ हमने अपनी इनटेक करी है, फूड जो हमने खाया है या फिर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज़ है, एक्सक्रीट भी तो करेंगे, उसे निकालना भी तो पड़ेगा, तो उसको कहते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करता है, उसको कहते हैं एक्सक्रिएशन। देखो बहुत सी डिजीजेज हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है जस्ट बिकॉज कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज होते हैं, या फिर एक्सक्रीट नहीं करता कोई, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीजेज भी हो सकती हैं। बट एक्सक्रिएशन की हेल्प से जो भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, वो एक्सक्रिएशन हो गया। तो आज अभी हमने पढ़ा सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से कर लेना या फिर मैं आपको शॉर्ट्स में ये प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन, नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन करते हैं नेक्स्ट पार्ट।